ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने आखिरी बारी कंसीडर करा था स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशंस इन एलएलएम्स। तो स्ट्रैटेजीज कैसे मतलब हमने अभी तक क्या देखा था, पिछले दो लेक्चर में हमने हेलुसिनेशंस को शुरू करा था। हेलुसिनेशंस को शुरू करने के बाद हमने दो वीडियो में पहले पार्ट में देखा था कि हेलुसिनेशन बायस का इंट्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं हेलुसिनेशन होने के, और उसके बाद हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर मैंने एग्जांपल्स दिए थे बहुत सारे, 9.11 वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, एंट्रोपिक की जॉब ओपनिंग, डेथ एस्ट्रोनॉट का एग्जांपल दिया था, डॉली का एग्जांपल दिया था, डॉली चाय वाले का, और आखिरी में हमने ब्लैकबेरी की स्टडी भी डिस्कस करी थी कि कैसे जीपीटी हमें झूठ बुलवा सकता है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आखिरी में जाते जाते मैंने कहा था कि 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम हेलुसिनेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशन एलएलएम्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी है एज एन एआई डेवलपर कि हम इसको रिड्यूस कर सकें, किसको, हेलुसिनेशंस को, इन हेलुसिनेशंस को कम करा जा सके, कैसे। ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे, तो मैं चारों पॉइंट्स एक एक करके लिखता हूँ। मतलब कल मैंने टॉपिक का नेम बताया था, अब मैं चारों पॉइंट्स लिखता हूँ एक एक करके। पहला पॉइंट था हमारे पास, पहला पॉइंट क्या था यार, मैं ही भूल गया। बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह, एडजस्टिंग द पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब बेसिकली पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, ट्रेनिंग डेटा से शुरू करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा पहला पॉइंट है, और ये हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है हमारा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा, डेटा नहीं, ट्रेनिंग डेटा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ट्यूनिंग द टेक्स्ट जनरेशन पैरामीटर्स। ये अच्छा पॉइंट है। उससे पहले दूसरा पॉइंट मैं इसको कंसीडर करूँगा, क्राफ्टिंग गुड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन, अभी तो मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ, एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट को क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट्स कह सकते हैं, क्राफ्टिंग डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स। तीसरा पॉइंट है हमारा ट्यूनिंग द पैरामीटर्स, ट्यूनिंग द टेक्स्ट जनरेशन पैरामीटर्स। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा रिट्रीवल आर्किटेक्चर, एम्प्लॉइंग रिट्रीवल आर्किटेक्चर, एम्प्लॉइंग रिट्रीवर, RETRIEVER आर्किटेक्चर, एम्प्लॉइंग रिट्रीवर आर्किटेक्चर। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, कि हर पॉइंट में होता क्या है। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, इम्प्रूविंग द ट्रेनिंग आर्किटेक्चर, इम्प्रूविंग ट्रेनिंग आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी। ठीक है, तो मतलब हमें ये वाले पॉइंट में कितनी बारी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर तुम अपने डेटा को सच पर ट्रेन कराओगे, लेस बायस वो अपने आप हो जाएगा, किसी सोसाइटल बायस उसमें नहीं होगा, उसको जो दिखाया गया है मोस्ट प्रोबेबल ट्रुथ, उस पर उसका ट्रेन करा गया है, तो वो अपने आप ही आपको लेस हेलुसिनेशंस देगा। जैसे कि मैंने डेथ एस्ट्रोनॉट का एग्जांपल आपको दिया था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मारने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो इसका हेलुसिनेट कर रहा है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किलिंग ह्यूमंस इज नॉट गुड। ओके, तो इम्प्रूविंग ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी, ट्रेनिंग ऑन ट्रूथ डेटा, ट्रू डेटा, ट्रू डेटा, societal ideologies should not be injected into LLMs। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट तो समझ गए ना, पहला पॉइंट यही है हमारा कि ट्रेनिंग डेटा को आप इम्प्रूव करें। कैसे, आप एक ट्रूथ ट्रेनिंग डेटा लें, ट्रू ट्रेनिंग डेटा लें, हायर द क्वालिटी ऑफ योर डेटा, हायर विल बी दी chances of getting good results with less hallucinations। उसमें सोसाइटल आइडियोलॉजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें इंजेक्ट हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने मेटा एआई का भी एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, कैसे यान लेकुन सर का एग्जांपल दिया था मैंने कि कैसे उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज कुड रिफ्लेक्ट इनटू एलएलएम्स, या फिर किसी कंपनी की पर्सनल आइडियोलॉजी कुड रिफ्लेक्ट इनटू एलएलएम्स।
ऐसा गूगल सर्च इंजन में भी देखा गया है, मुझे भी एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा है, बट मैंने बहुत से बार ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जहाँ पर गूगल पे भी इल्ज़ाम लगा है रेशियली डिस्क्रिमिनेट होने का। एक तो मैंने दिया था वाइकिंग इमेज वाला, मतलब ट्रू डेटा पे नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया हेलुसिनेशन रिड्यूस करने का। एंड एज एन एआई इंजीनियर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है एज एन एआई इंजीनियर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई एलएलएम बना रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग डेटा आप बड़ी सोच समझ के चुनें, अदरवाइज इट विल बैकफायर ऑन यू। क्राफ्टिंग डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स, हाँ ये समझते हैं। क्राफ्टिंग डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स, अगर मैं डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स क्राफ्टिंग की बात करूं तो मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझा सकता हूं। वैसे इसका मतलब क्या है डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स? अगर आप एलएलएम को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे पूरी, क्योंकि एलएलएम्स वर्क इन अ वे दे प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन, प्रेडिक्ट्स नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन। अब मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ, एग्जांपल तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल क्या था, एक सेकंड, एग्जांपल एक बैटल का लेना था मुझे। मैंने पढ़ा था, मैंने खुद ऑब्जर्व करा था वो एग्जांपल, देखता हूँ यार, एक सेकंड दो मुझे उस एग्जांपल के लिए। हाँ ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या था, एग्जांपल ये था कि मैंने जीपीटी से पूछा टेल मी अबाउट अ फेमस बैटल, ठीक है। मैंने सोचा टेल मी अबाउट, मैंने जीपीटी को दिया तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रॉम्प्ट 1 क्या दिया एंड हाउ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स कुड हेल्प रिड्यूस हेलुसिनेशन। मैंने प्रॉम्प्ट 1 दिया टेल मी अबाउट अ फेमस बैटल, तो मैंने कहा कि मुझे फेमस बैटल के बारे में बताओ एज्यूमिंग, ठीक है। जीपीटी का रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं अगर उसको कोई बैटल के लिए कह रहा हूँ, अब मैंने उसको कोई बैटल मेंशन नहीं करा है, टेल मी अबाउट अ फेमस बैटल का है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ऐसा बैटल जनरेट कर दे जो असलियत में कभी हुआ ही नहीं है, इट्स ओनली इनटू कॉमिक बुक्स फिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्ज ऐसा बनता है एआई का रिस्पॉन्स करने का कि आई कैन नॉट आंसर दिस अनटिल एंड अनलेस यू टेल मी गिव अ मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट विच बैटल यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। या फिर फेमस बैटल बात कर रहा है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नाम दे दे बैटल के और फिर तुमसे पूछे कि कुड यू गिव मी मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर वो यहाँ पर हमें कोई फेमस बैटल देता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब वो हेलुसिनेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। दी अबव प्रॉम्प्ट मे लीड टू हेलुसिनेशंस, वाई, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज कुड जनरेट इनकरेक्ट डिटेल्स of the battle that never happened। ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। अगर आप जीपीटी को एक वेग प्रॉम्प्ट देते हैं, वेग मतलब क्लैरिफाई नहीं करा हुआ, ठीक है, तो ये एक वेग प्रॉम्प्ट है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ वेग प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये क्या है, एक वेग प्रॉम्प्ट है। ये जो प्रॉम्प्ट है हमारा वेग प्रॉम्प्ट है, इस वेग प्रॉम्प्ट की वजह से हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वी कुड जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होएगी, फिर बच्चे इसको स्कूल में पढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में और हमारी हिस्ट्री लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट 2, तो प्रॉम्प्ट 2 क्या है मेरा, ओके। तो प्रॉम्प्ट 2 मैंने कहा टेल मी अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, टेल मी अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। किसी को अगर बैटल ऑफ पानीपत याद हो, बचपन में 6th क्लास में पढ़ते थे, मुझे तो हिस्ट्री बहुत पसंद थी। तो अब ये भी एक सेमी वेग प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो ये सेमी वेग प्रॉम्प्ट क्यों है, बताता हूँ, एक सेकंड यहीं लिख देता हूँ। ये एक सेमी वेग प्रॉम्प्ट है, सेमी वेग प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये एक सेमी वेग प्रॉम्प्ट है। कैसे? अगर आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है तो बैटल ऑफ पानीपत के 2 बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। मैं लिखता हूँ दी अबव प्रॉम्प्ट इज सेमी वेग। क्यों? क्योंकि 2 बैटल्स ऑफ पानीपत हेल्ड। अब जीपीटी की ड्यूटी क्या है यहाँ पर
कि वो आपसे पूछे कि आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे हैं, वरना वो यहाँ पर भी हेलुसिनेट कर जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हेलुसिनेशंस किस वे में हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट टोकन, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर के बीच में, और बाबर के बीच में हुआ था और किसके में हुआ था यार, मैं भूल ही गया, एक सेकेंड, बाबर एंड लोधी एम्पायर। ठीक है, तो बाबर और लोधी एम्पायर के बीच में फाइट हुआ था और फाइनली बाबर वॉन। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था विक्रमादित्य महाराज जी के बीच में, श्री विक्रमादित्य महाराज एंड अकबर के बीच में। ठीक है, एंड अकबर वन। ठीक है, अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन क्यों बताई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीपीटी को कहोगे, जीपीटी नहीं कहना चाहिए, अगर आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहोगे टेल मी अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, मुझे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताओ, तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के इंसिडेंट्स को मिक्स कर सकता है। ठीक है, तो इट्स अ सेमी वेक प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब पता चले कि वो लड़ा दिया है बाबर और अकबर को, क्योंकि एलएलएम डू दे लैक फैक्चुअल एक्यूरेसी, जैसे मैंने कहा था कि वो कभी गलत नहीं अपने आप को कहते हैं। तो हमें पोस्ट ट्रेनिंग में ध्यान रखना होता है कि ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है, तो अब बेटर प्रॉम्प्ट विल बी, तो बेटर प्रॉम्प्ट क्या होगा हमारा बेटर प्रॉम्प्ट होगा, जो कि इसको मैं प्रॉम्प्ट 3 बोलूँगा, हमारा बेटर प्रॉम्प्ट होगा टेल मी अबाउट दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो दिस इज अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गुड क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था इतने बड़े एग्जाम्पल से कि क्राफ्टिंग डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स इज नेसेसरी बिकॉज इट विल हेल्प रिड्यूसिंग हेलुसिनेशंस, जो कि हमारा टॉपिक है, और तुमने एग्जाम्पल से ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जीपीटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं ट्राई करता हूँ, सॉरी ये क्या खुल गया, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ करता हूँ, टेल मी, अच्छा सॉरी इंटरनेट कनेक्टेड है क्या मेरा, ओके इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड, ओके सो आई एम ट्राइंग माई चैट जीपीटी। तो जीपीटी से मैंने पूछा टेल मी अबाउट अ, मैं ट्राई मार के देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, अबाउट अ फेमस बैटल, मुझे नहीं पता क्या रिस्पॉन्स आएगा। मुझे लगता है जीपीटी एक स्मार्ट मॉडल है, उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरीके से करी गई है, क्योंकि उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरीके से करी गई है, तो शायद ऐसा नहीं देगा। बैटल हिस्ट्री वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो उसने बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में बताया, और जायज़ भी, क्योंकि मैंने उसको कहा ही नहीं, टेल मी अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट बैटल, तो 3 बैटल हुए थे। अब देखो जीपीटी स्मार्ट इनफ कि उसने फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तीनों के बारे में दिया। और हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता था, अगर आप मेरे पिछले उस पर जाएं, तो अगर आप हेलुसिनेशन का मतलब देखते हैं तो आपको क्या पता लगेगा, हाँ, मॉडल जनरेट टेक्स्ट दैट इज़ इनकरेक्ट एंड नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इट जनरेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसने इंट्रोडक्शन दिया, क्या मैंने मांगा, क्या मैंने क्या स्पेसिफिकली मेंशन करा सिग्निफिकेंस और कॉम्पिटेंस। ठीक है, क्या मैंने कहा कि तीनों के लिए दे दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैं कहूँगा टेल मी अबाउट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टेल मी अबाउट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो अब ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि अब वो ऐसे दे रहा है। अब फिर वो ऐसे लेस हेलुसिनेट तब करेगा जब आप कहोगे कि मुझे किस वे में आंसर्स चाहिए। तो गुड क्राफ्टिंग ऑफ प्रॉम्प्ट्स कुड रिड्यूस हेलुसिनेशन, तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा इस सेम चीज़ को होते हुए। ठीक है, ओके फाइन, तो अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई हमें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और मेजर कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं हेलुसिनेशन को। तो जीपीटी से मैंने पूछा टेल मी अबाउट अ, मैं ट्राई मार के देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, अबाउट अ फेमस बैटल।
मुझे नहीं पता क्या रिस्पॉन्स आएगा। मुझे लगता है जीपीटी एक स्मार्ट मॉडल है, उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरीके से करी गई है, क्योंकि उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरीके से करी गई है तो शायद ऐसा नहीं देगा। बैटल इन हिस्ट्री वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, तो उसने बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में बताया और जायज़ भी, क्योंकि मैंने उसको कहा ही नहीं। टेल मी अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट बैटल, तो 3 बैटल हुए थे। अब देखो जीपीटी स्मार्ट इनफ कि उसने फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तीनों के बारे में दिया। और हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता था, अगर आप मेरे पिछले उस पर जाएं तो अगर आप हेलुसिनेशन का मतलब देखते हैं तो आपको क्या पता लगेगा। हाँ, मॉडल जनरेट टेक्स्ट दैट इज़ इनकरेक्ट एंड नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इट जनरेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसने इंट्रोडक्शन दिया, क्या मैंने मांगा, क्या मैंने क्या स्पेसिफिकली मेंशन करा सिग्निफिकेंस और कॉम्पिटेंस, ठीक है। क्या मैंने कहा कि तीनों के लिए दे दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैं कहूँगा टेल मी अबाउट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टेल मी अबाउट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो अब ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि अब वो ऐसे दे रहा है। अब फिर वो ऐसे लेस हेलुसिनेट तब करेगा जब आप कहोगे कि मुझे किस वे में आंसर्स चाहिए। तो गुड क्राफ्टिंग ऑफ प्रॉम्प्ट्स कुड रिड्यूस हेलुसिनेशन, तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा इस सेम चीज़ को होते हुए, ठीक है। ओके फाइन, तो अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई हमें तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और मेजर कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं हेलुसिनेशन को डिपेंडिंग ऑन दी बेस्ट सूटेड योर टास्क, ठीक है। तो हमारे 2 हो गए, तीसरे की बात हम करनी शुरू करते हैं, जो कि हमारा ट्यूनिंग दी टेक्स्ट जनरेशन पैरामीटर्स। हमें पूरी स्पेस चाहिएगी। ट्यूनिंग दी टेक्स्ट जनरेशन पैरामीटर्स। अगर आप एआई में काम करते हैं तो आपने कुछ इन पैरामीटर्स के बारे में हमेशा सुना होगा। ए इज़ टेम्परेचर, आपने, मैं दिखा भी देता हूँ अभी, टेम्परेचर मैं लिख लूँगा बड़ी टॉप पी। किसका कॉल आ गया इसमें? हेलो, हाँ, मैं पैरामीटर्स लिख रहा था। टेम्परेचर, टॉप पी, हमारे कितने पैरामीटर्स होते हैं? हमारे 5 पैरामीटर्स हैं। टेम्परेचर, टॉप पी, फ्रीक्वेंसी, पेनल्टी, हमारा प्रेजेंस पेनल्टी, हमारा सीड, एक नया जो इन्होंने अभी जस्ट निकाला है, मेरे ख्याल से वही वाला पैरामीटर है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट, ठीक है। अभी जस्ट लेटेस्ट ट्वीट करा था ओपन एआई ने, तो ये नया पैरामीटर एक निकाला है, ठीक है। तो मैं ये पैरामीटर्स की जो बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली सपोज मैं ओपन एआई के पैरामीटर्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एपीआईज़ का नहीं पता, तो मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं बैकग्राउंड ऐसे देता हूँ कि मेरे पास ओपन एआई है, ठीक है, ओपन एआई है, ये कंपनी है। ओपन एआई का चैट जीपीटी है जो आप यूआई पे इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स के हमें एपीआई मिलती है, ठीक है, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हम इस एपीआई की मदद से हिट करवा सकते हैं जीपीटी के सर्वर पर, रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। इसके साथ हमें, जब हम ये कर रहे होते हैं, हमें एपीआई मिलती है, तो हमें पैरामीटर सेट करने होते हैं। जो पैरामीटर्स मैंने ये बताए, हमारे स्पेसिफिकली 6 पैरामीटर्स अब एलएलएम्स में आ गए हैं, जो कि हमारा है टेम्परेचर, टॉप पी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, सीड और रिस्पॉन्स फॉर्मेट, ठीक है। ये पैरामीटर्स कैसे मदद करते हैं? ये पैरामीटर्स हेल्प, these parameters help controlling the responses depending on your task। मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ जैसे कि मैं क्या कह सकता हूँ, एक सेकंड सोचता हूँ। जैसे कि क्रिएटिविटी कितनी होनी चाहिए तुम्हारे रिस्पॉन्स के अंदर, लाइक क्रिएटिविटी कितनी होनी चाहिए तुम्हारे रिस्पॉन्स के अंदर, कितनी बारी तुम्हारा डाइवर्सिटी होनी चाहिए रिस्पॉन्सेस के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं, हर एक पैरामीटर उसका रोल क्या है। अगर मैं पहले पैरामीटर की बात करता हूँ जो कि है मेरा टेम्परेचर पैरामीटर, तो टेम्परेचर पैरामीटर क्या कहता है? टेम्परेचर पैरामीटर कहता है आइडियली
हम जैसे LLMs बिल्ड करते हैं तो मैं तो आमतौर पे 0.1 रखता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर 0.1 रखता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर का काम क्या है? टेम्परेचर का काम है, पता है क्या कंट्रोल करता है टेम्परेचर? टेम्परेचर तुम्हारा कंट्रोल करता है क्रिएटिविटी वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी। ये पैरामीटर समझना बहुत ज़रूरी है। कल को आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आप GPT की API के साथ आप खेल रहे हैं तो आपको ये सारे पैरामीटर्स की समझ होनी चाहिए। एंड इट्स मोर ऑफ लाइक हिट एंड ट्रायल स्टफ, ठीक है, पर समझ होनी चाहिए तभी हिट एंड ट्रायल भी लगा पाएंगे। तो इसकी समझ के लिए समझे। तो फिर टेम्परेचर मैं 0.1 रखता हूँ आमतौर पे। यूज़फुलनेस क्या है इसका? क्रिएटिविटी वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी। तो GPT ने कैसे बनाया है कि अगर टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा, अगर टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा, ये जो टेम्परेचर है तुम्हारा क्लोज टू 1 जाएगा, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्या होएगी? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर क्रिएटिविटी ज़्यादा होएगी। क्रिएटिविटी ज़्यादा होएगी तो डाइवर्स रिस्पॉन्स हमें मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमें दिक्कत आएगी, हेलुसिनेशन रिस्क इंक्रीजेस, ठीक है। तो हेलुसिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके क्रिएटिव होना चाहते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ज़बरदस्ती क्रिएटिव होना चाहते हो, ज़बरदस्ती फालतू के वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से दूर होके तुम क्रिएटिव आउटपुट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो हेलुसिनेशन रिस्क इंक्रीजेस। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपके पास ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, मोर फैक्चुअल, यू विल बी मोर फैक्चुअल। और आपको सपोज एक ही प्रॉम्प्ट को आप हिट करा दें बार बार, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिपीटेड रिस्पॉन्सेज देखने को मिले, ठीक है। तो हेलुसिनेशन रिस्क डिक्रीजेस, हेलुसिनेशन का जो रिस्क है वो डिक्रीज कर जाता है इसमें। उसके बाद टेम्परेचर समझ गए, पर अब तुम कहोगे कि 0 ही सेट कर दो सर। ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, व्हाट बेस्ट सूट्स, आखिरी में मैं बताऊंगा कौन से टास्क के लिए कौन सा होना चाहिए। एक प्रॉपर टेबल दे रखा है डेवलपर फोरम में, वो भी दिखा दूंगा, जिनमें मतलब डिफरेंट डेवलपर्स ने, डिफरेंट AI डेवलपर्स ने अपना टेस्ट करा है कि भाई कौन से ट्विक पैरामीटर्स करने पे कौन सी चीज़ें अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो टेम्परेचर अभी इतना समझो कि यूज़फुलनेस है हमारा क्रिएटिविटी वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी। हाई टेम्परेचर मोर क्रिएटिव, लेस फैक्चुअल, लीडिंग टू मोर डाइवर्स रिस्पॉन्स, हेलुसिनेशन रिस्क इंक्रीजेस। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास टॉप पी। इतनी यार मैं शायद धीरे बोल रहा हूँ, हेलो, ठीक है। तो टॉप पी का क्या मतलब है? टॉप पी से आप, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा तो आप समझते होंगे टॉप पी का क्या मतलब है। फिर मैं समझा देता हूँ। और आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है मशीन लर्निंग के लिए, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। यूज़फुलनेस क्या है? बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड चॉइसेस, कि डाइवर्सिटी तुम्हारे वर्ड चॉइसेस में कितनी है वो टॉप पी की वैल्यू बताती है। जैसे टॉप पी मैं आमतौर पर सेट करता हूँ 0.2 अपने टास्क के रिस्पेक्ट में। मेरा तो ऐसे ही है कि मैं सेट करता हूँ क्योंकि मेरे टास्क के लिए ठीक काम करते हैं। आपका क्या टास्क है आपको उस हिसाब से देखना है, मैं बता दूंगा कौन से टास्क के लिए कैसे काम करती हैं चीज़ें। टॉप पी का मीनिंग क्या है? टॉप पी का मीनिंग होता है, सपोज आपके पास मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स का एक बुफे है, ठीक है। बुफे की स्पेलिंग नहीं पता क्या होती है, बजट लिख दिया यार, बुफे है, ठीक है। या फिर पूल है, पूल ज़्यादा बेटर है। तो उस पूल में से अगर आपका टॉप पी की वैल्यू 0.2 है तो आप टॉप 20% वर्ड्स सेलेक्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वर्ड्स में से भी। मतलब सपोज मोस्ट प्रोबेबल वर्ड, सपोज मैं कहूँ कि भाई इनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबकी सेम है, सपोज सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इन सबकी सेम है, उनमें से भी जो टॉप 20% वाले हैं सिर्फ मुझे वो दो, ठीक है। वोकैबुलरी सेलेक्ट करते हैं बेसिकली, वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी ही सिलेक्ट करना होता है ज़्यादातर में हमें, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर मेरे पास हाई वैल्यू है टॉप पी की, जब टॉप पी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें डाइवर्स रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वोकैबुलरी ज़्यादा है। क्योंकि अब सपोज मेरे टॉप पी की वैल्यू यहाँ पर 0.9 होती, तो मैं कहता कि सपोज मेरे पास 10 मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स है, ठीक है, अगर 100 मान लो, अगर मेरे पास 100 मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स हैं जो आ सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि यार उनमें 100 में से 90 ऐसे हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से,
ठीक है। अगर मैं 0.2 करता हूँ तो मैं कहूँगा उन 100 में से मैं 20 को यूज़ कर सकता हूँ, तो ओवरऑल वोकैबुलरी बढ़ गई, तो डाइवर्स रिस्पॉन्स बढ़ गया, ठीक है। और डाइवर्स रिस्पॉन्स बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आपको मिलने लगे, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन के रिस्क आपका इंक्रीज़ हो गया। क्या हो गया? इंक्रीजेस, ठीक है। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइन में नहीं जाना चाहिए। ये नोट्स की तरीके से काम आ जाएंगे, मुझे भी काम आ जाएंगे, एक्चुअली मैं भी भूल जाता हूँ। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आपकी टॉप पी की वैल्यू कम है तो आप ये गारंटी लेते हो कि, गारंटी तो क्या ही है, मतलब आप ये इंश्योर करते हो कि यू गेट मोर सेफर रिस्पॉन्सेज, गेट मोर सेफ रिस्पॉन्सेज, मोर ट्रस्टेड रिस्पॉन्सेज, ट्रस्ट रिस्पॉन्सेज। और फाइनली क्या हो जाता है इससे? हेलुसिनेशन रिस्क डिक्रीजेज, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि हेलुसिनेशन रिस्क कब डिक्रीज होगा? जब आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, बेटर रिस्पॉन्स, ट्रस्टेड रिस्पॉन्स मिल रहा है। इलिया सर कहते हैं कि अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि कैन वी गेट दैट ट्रस्ट रिस्पॉन्स, कि हमें बाकी की चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो। एज ऑफ नाउ आंसर इज नो, हमें वी कैन नॉट ट्रस्ट नाउ ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। पहले तो इसका मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी सपोज मैं कहता हूँ 0 है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका मतलब सुनाता हूँ, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, यूज़फुलनेस। पहले तो यूज़फुलनेस क्या है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। देखो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी की बात कर रहे हैं, मतलब सपोज जीपीटी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उस रिस्पॉन्स के अंदर एक पर्टिकुलर अक्षर को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर उस अक्षर को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं उसको पीनलाइज कर दूंगा। पीनलाइज कर दूंगा का मतलब है कि मैं एक पेनल्टी डाल दूंगा, मैं उसके वेट को घटा दूंगा अपने नेटवर्क के अंदर, जिसकी मदद से वो जो अक्षर बार बार रिपीट करा था वो ना करे। इसके लिए एग्जाम्पल है बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अभी मुझे पता है इतना समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से बहुत बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो पहले, इसके लिए मीनिंग के लिए एग्जाम्पल समझो, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज मैं प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं एग्जाम्पल मैंने अभी टेस्ट करा था। हाँ, मैं कहता हूँ कि डिस्क्राइब द स्काई। मैंने एक बहुत सरल सी चीज़ लिखी, डिस्क्राइब द स्काई, ठीक है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी सपोज मैं मानता हूँ, सपोज ये एग्जांपल चल रहा है मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी 0 है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा मुझे रिस्पॉन्स मिला, दी स्काई इज़ ब्लू with the sun shining brightly, the sun is warm and the sun is high in the, high की स्पेलिंग गलत हो गया, in the sky, ठीक है। ये पूरा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है जीपीटी की तरफ से। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी 0 है, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ, क्योंकि भाई एपीआई क्यों ही दिखाऊंगा, चलो ऐसे ही देख लो, ट्रस्ट रखो इतना, या मान लो अभी तुम थ्योरी समझ रहे हो कि मैं डिस्क्राइब द स्काई, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पेनलाइज नहीं करूँगा जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो स्काई एक बार रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पर सन एक बार रिपीट होता है, फिर सन 2 बार रिपीट होता है, फिर सन 3 बार रिपीट होता है, तो सन वर्ड 3 बार ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी पेनल्टी को क्या कर दिया, कम करा हुआ है, मतलब 0 ही करा हुआ है अभी तो। अब मैं कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पेनल्टी जो है मेरी, कुछ मैंने वैल्यू दे दी x, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी दे दो, ठीक है। सपोज 0.5 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने 0.5 दे दी, 0 से 1 के बीच में ही, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा, मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, तो मैं x दे देता हूँ, नीड टू क्रॉस वेरीफाई वंस, आई जस्ट फॉरगॉट। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। मैंने अब कहा कि फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो आ रहे हैं उनको पेनल्टी दे दो, पेनल्टी, ठीक है। तो अब क्या रिस्पॉन्स है, स्काई इज़ ब्लू विद द सन शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। इट feels warm and the light is high above, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ देखते हो तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सन वर्ड का इस्तेमाल 3 बार ही हुआ है। जब आप बचपन में इंग्लिश सीखते हो तो आपको कहा जाता था कि एक वर्ड को रिपीट मत करो ऐसे राइटिंग में, वही काम फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यहाँ पर करता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी पेनल्टी की वैल्यू को सेट करते हैं, मैंने सन की जगह इट यूज़ करा एंड दी यूज़ करा, ठीक है। तो इसने सन वर्ड को एक बार रिपीट करा, इसने सन वर्ड को 3 बार रिपीट करा। मुझे लगता है इससे बेहतर एग्जांपल नहीं है समझने के लिए कि फ्रीक्वेंसी पेनल्टी होता क्या है। बट इस एग्जांपल से ऐसा लग रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का कुछ वैल्यू होना ज़रूरी है,
बट ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर टास्क। आई ऑलवेज से इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर टास्क। पता नहीं क्या हो गया इसको, कैसे ठीक होता है। चलो जो भी है, एक नया बक्सा बना लेते हैं। हाँ बन गया। एग्जाम्पल के बाद मैं क्या कहता हूँ, मीनिंग समझ गया ना, मीनिंग। अब मैं इनकी बात करता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी पेनल्टी अगर हाई है, ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी पेनल्टी आपकी ज़्यादा होगी तो तब क्या दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब वो वेरिड वेराइटी ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, वाइडर वेराइटी ऑफ वर्ड्स का यूज़ करेगा, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। कुड इनएक्यूरेसी कुड। अब तुम ज़बरदस्ती उसको कह रहे हो कि भाई यहाँ पर इस्तेमाल मत करो इस वर्ड का बार बार, तो हेलुसिनेशन रिस्क में इंक्रीज है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा हो गया है तो बिगर इज़ बेटर, बट ऐसा नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, अगर लो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है तब क्या है, तो हम रिपीटिशन ऑफ वर्ड इज़ अलाउड, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, मतलब इंग्लिश देख लेना, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स अप्रोप्रिएट है यार, मतलब ठीक है, हो रहा है, एक सेंस में हो रहा है, होने दो, ठीक है। हमें ज़्यादा बेटर फैक्चुअल एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि वो नाम लेके बुला रहे हैं ना, सन सन सन, वो इट एंड द से बुला रहे हैं, तो हेलुसिनेशन रिस्क डिक्रीजेस। ठीक है, हेलुसिनेशन का रिस्क डिक्रीज हो सकता है। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा समझाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी आखिर होता क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी आखिर होता क्या है। ओके, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, इसके बाद मैं कहता हूँ प्रेजेंस पेनल्टी। प्रेजेंस पेनल्टी मैं मान लेता हूँ 0। अब जैसे उसके लिए समझा था सेम टू सेम, वैसे इसके लिए समझेंगे। प्रेजेंस पेनल्टी की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू एंड डिफरेंट वर्ड्स। मतलब अगर आपकी प्रेजेंस पेनल्टी 0 है तो इसका मतलब आप एंकरेज नहीं कर रहे हो अपनी जीपीटी को नए नए वर्ड्स यूज़ करने के लिए। आप उसको कह रहे हो कि जो सेट ऑफ वर्ड्स आपके पास हैं आप उसमें काम करो, आप नए टोकन्स को इंट्रोड्यूस मत कराओ। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू टोकन्स, डू द टोकन्स विद व्हाट यू हैव। तो प्रेजेंस पेनल्टी 0 का यही मतलब है। अगर आप प्रेजेंस पेनल्टी को बढ़ाएंगे तो वो उन टोकन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जो उसने पहले यूज़ नहीं करे। इसको भी एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ये तो समझ में आ गया ना, यूज़ है न्यू एंड डिफरेंट वर्ड्स, क्रिएटिव। एग्जाम्पल मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से सबसे बेहतर समझ में आता है। मैं थक गया हूँ, पानी पी लेता हूँ। ओहो, ठीक है, ओके फाइन। तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रॉम्प्ट का। तो प्रॉम्प्ट कहता है मेरा डिस्क्राइब द फॉरेस्ट। मैंने कहा कि डिस्क्राइब द फॉरेस्ट। जब मैंने कहा डिस्क्राइब द फॉरेस्ट तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया जब मैंने पेनल्टी नहीं लगाई। मैंने कहा कि प्रेजेंस पेनल्टी टर्न्स टू बी 0, तो रिस्पॉन्स क्या होगा मेरा रिस्पॉन्स होगा दी, मतलब प्रेजेंस पेनल्टी 0 है कि भाई नए अक्षरों का इस्तेमाल ना करते हुए थोड़ा ऐसे ही अक्षरों का इस्तेमाल करें, मतलब सरल से अक्षरों का इस्तेमाल। तो फॉरेस्ट इज़ डेंस विद टॉल ट्रीज एंड थिक फॉलिएज की स्पेलिंग क्या होती है भाई, मैं टाइप कर रहा हूँ यार, जो रिस्पॉन्स आया था अगली बार से कॉपी करके लाऊंगा, मेहनत हो जाती है बहुत। ठीक है, ये आया तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स। विद पेनल्टी क्या होगा, प्रेजेंस, वो तो मेरी स्पीड अच्छी है टाइपिंग की भाई, मैं 80 तक लिख लेता हूँ, तो कोड विधारी की तरह नहीं लिख पाता 150 पे तो क्योंकि भाई वो बहुत बेहतर है मुझसे। विद टॉल ट्रीज एंड थिक फॉर, अरे यार मैं कॉपी भी करता था, अब तो वाइट आउट हो रहा है मुझे अपने आप पे। सीरीन एंड, सीरीन का मतलब क्या होता है भाई, ये पेनल्टी का असर है। एटमॉस्फेयर, भाई बोरिंग हो रहा है अब तो। विल्डरनेस, ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा सा बोरिंग स्कूल, ये चीज़ तो मैं समझ गया हूँ। लेजेंड्स हमेशा बोरिंग होते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि फॉरेस्ट को डिस्क्राइब करूँ
तो फॉरेस्ट को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने कहा कि पेनल्टी नहीं दे रहा हूँ मैं कोई जीपीटी को, मतलब आप ये सारे पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हो। अगर आपके पास ओपन एआई की एपीआई हो, बहुत सस्ती होगी अब तो, $0.02 पर मिलियन टोकन्स, तो आप ले सकते हैं। $0.02 आप समझते होंगे कितने होते हैं, 2/100 × 80, ठीक है। सो इट्स लाइक 1.6 रुपीज़ फॉर 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है। और आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में 1 मिलियन टोकन्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंपनी में तो यूज़ होता है क्योंकि पाइपलाइंस रन होती हैं बड़ी बड़ी, पर आपके यूज़ केस में तो आप शायद महीने का 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो ये मत सोचें, मैंने भी एक बड़ी गलती करी थी कि मैं एपीआईज़ का इस्तेमाल नहीं करता था, मुझे लगता पैसे खर्च होते हैं, बट दे आर चीप, राइट। यू ओनली नीड टू यूज़ वंस टू नो हाउ टू यूज़ इट, ओके। आप GPT-4o का इस्तेमाल करें, बहुत चीप है। इंटेलिजेंस इज चीप। आप देखते हैं प्रेजेंस पेनल्टी जब 0 है तो उसने कहा फॉरेस्ट डेंस है, टॉल ट्रीज एंड थिक फॉलिएज, द फॉरेस्ट इज पीसफुल, ठीक है। सेकंड लाइन पे गौर फरमाइएगा, द फॉरेस्ट इज पीसफुल। पर आप यहाँ देखते हैं तो भाई ये लाइन तो मुझे भी समझ में नहीं आई। मतलब ये प्रेजेंस पेनल्टी बढ़ाने पे क्लास की वो लड़की है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी पिक्चरें देखती है, और हम जैसे लोग जिसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, हम लोग पेनल्टी 0 रखते हैं। तो मेरा तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी तो 0 है ही है, ठीक है, ऐसे राइटिंग में, और प्रेजेंस पेनल्टी तो माइनस नहीं होगा ठीक है। तो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, मजाक से हट के क्या बात करते हैं कि भाई अगर हाई प्रेजेंस पेनल्टी है तुम्हारी, अगर प्रेजेंस पेनल्टी हाई है तो उससे दिक्कत क्या आएगी? हाई प्रेजेंस पेनल्टी से दिक्कत क्या आएगी? हाई प्रेजेंस पेनल्टी से दिक्कत आएगी कि आपके न्यू टोकन्स इंट्रोड्यूस होंगे, न्यू टोकन्स इंट्रोड्यूस होंगे, लीड टू inaccurate results, finally leading to hallucination, risk increases, ठीक है। कि भाई जो चीज़ चाहिए थे वो नहीं मिल रही है, उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इस लाइन की मतलब देखा जाए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा सकता है कॉम्प्लेक्स टास्क में, ठीक है। क्वाइट एटमॉस्फेयर सराउंड द विल्डरनेस, इट्स गुड, बट डिपेंडिंग ऑन द टास्क फाइनली इट्स लाइक ये जो मैं बता रहा हूँ कि हाई प्रेजेंस पेनल्टी हेलुसिनेशन रिस्क इंक्रीज होता है, जनरली बता रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अब अगर तुम्हारा लोअर प्रेजेंस पेनल्टी है तो तुम रीयूज़ करोगे वर्ड्स को, ठीक है, जिससे बेटर सिंपल रिजल्ट मिलेंगे, जिससे तुम्हारा ओवरऑल हेलुसिनेशन रिस्क डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये चारों पॉइंट समझने में मुझे तो बहुत टाइम लग गया था, पर मैंने जल्दी समझा दिया फिर भी। तो टेम्परेचर 0.1, टॉप पी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी बोल्ड कर देता हूँ ताकि दिख जाए। कंट्रोल बी से होता है यार, कंट्रोल बी करा ना, हाँ यार, जब से मैक चलाने लगा हूँ ना ये विंडोज़ चलता ही नहीं है मुझसे। प्रेजेंस पेनल्टी, ठीक है। हाँ, पांचवा था रिस्पॉन्स फॉर्मेट। रिस्पॉन्स फॉर्मेट कुछ नहीं होता यार, जैसे कि तुम जैसे हाँ आमतौर पे सब कुछ जेसन में काम होता है, कोई भी आउटपुट आता है जेसन में होता है, पार्ट्स हमारा आमतौर पे आउटपुट। ये जो जेसन फॉर्मेट है इसको इंट्रोड्यूस कराया जीपीटी ने अभी, ओपनएआई वालों ने। इससे पहले रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं था, हम रिस्पॉन्स फॉर्मेट खुद कहते थे या फिर हम एक्सटर्नल कोड लिखते थे एक जेसन निकलवाने के लिए जो प्रॉम्प्ट फाइनली आता था, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसको नल भी कर सकते हो। अभी भी बहुत से लोगों ने नल करा हुआ है, पता नहीं क्यों। जेसन कर दो भाई इसको अपडेट करके ठीक है। कुल 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 ये चीज़ें समझ में आ गई है सबको भाई। इसका मतलब आमतौर पे हमने देखा कि जब भी तुम पैरामीटर को बढ़ा रहे हो तो हेलुसिनेशन जनरली बढ़ रहा है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मस्त था भाई, ये वाला तो एग्जांपल बहुत ही मस्त था, पर मुझे वाला एग्जांपल पहले नहीं मिल रहा था, बाद में मिला। और ये भाई ये भी एक नंबर है। हेलो आ रही है, ओके, ये समझ में आ गया। एक पॉइंट बचता है भाई, ये पैरामीटर बहुत तगड़े थे, ये वाला मस्त था, ठीक है, ये वाला भी मस्त था, ये वाला भी मस्त से बता दिया। अब बचता है चौथा पैरामीटर जो कि मेरा एम्प्लॉइंग रिट्रीवर आर्किटेक्चर। ये 5 मिनट का है क्योंकि ये एम्प्लॉइंग रिट्रीवर आर्किटेक्चर इज़ अ डिफरेंट ब्रांच, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एआई के अंदर एक डिफरेंट ब्रांच है। मैं बेसिक्स बताने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या है। मैंने कहा हेलुसिनेशंस आमतौर पे हम देखते हैं, कब देखते हैं? जब जीपीटी के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है किसी चीज़ का। जब जीपीटी के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है किसी चीज़ का, तब हम उस चीज़ को देखते हैं, हेलुसिनेशन को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पास सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, लैक
फैक्चुअल एक्यूरेसी, क्योंकि उसको ट्रेनिंग डेटा में कभी है ही नहीं, लैक इन्फॉर्मेशन। तो ये होता क्या है, पहले तो नाम समझना ज़रूरी है। रिट्रीवर आर्किटेक्चर होता क्या है, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं रिट्रीवर आर्किटेक्चर समझा देता हूँ, क्योंकि शब्द थोड़ा तगड़ा सा लग रहा है, काम बहुत सरल है। रिट्रीवर आर्किटेक्चर क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चन पूछा मैंने, प्रॉम्प्ट जिसको हम कहते हैं, क्या होता है उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। जिसको रेफरेंस नहीं पता, मैं रेफरेंस बता देता हूँ। आप चैट जीपीटी के सर्वर पे जाते हैं, आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप एंटर दबाते हैं, एंटर दबाने के बाद क्या हो रहा है उस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो आपने इंग्लिश लिखी है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है टोकन्स के फॉर्मेट में। हर एक टोकन जो आपका बनता है, ठीक है, वैसे मैंने पिछली 2 वीडियो में भी मैंने समझाया था कि होता क्या है। टोकन जो बनता है आपका, उसको एक अगर किसी को C++ समझ में आती है तो एक n×m के एरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी को पाइथन समझ में आती है तो इसका मतलब उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर किसी को डीप लर्निंग की नॉलेज है तो एक टेंसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है, एक नंबर है, एक नंबर नहीं है, मल्टीपल नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे एक टेक्स्ट को। फिर हम सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। जो फैमिलियर है पिछले अगर 2014-15 में देखेंगे तो यही 2014-15 से लेकर अब तक भी हम यही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हगिंग फेस में छोटे छोटे फ्रेजेस पे हम सिमिलैरिटी सर्च करते हैं। मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ कि ये होता क्या है, एम्प्लॉइंग रिट्रीवर आर्किटेक्चर इससे कैसे रिड्यूस होता है। अभी मैं सिर्फ रिट्रीवर आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि रिट्रीवर आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर मैं समझा दूँगा कि हेलुसिनेशन इसे कैसे रिड्यूस करते हैं। मेरे पास प्रॉम्प्ट है, मैंने प्रॉम्प्ट भेजा, उसकी एम्बेडिंग रिप्रेजेंटेशन बन गई। सेकंड क्या हुआ, मेरे पास होगी एक, सपोज तुम कंपनी में काम करते हो, तुम्हारे पास कंपनी स्पेसिफिक बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, वो कंपनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट तुम्हारे चैट जीपीटी के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है। कि अगर तुम सपोज फेसबुक पे काम करते हो तो फेसबुक के अंदर मेटा में एक इनका इंटरनल एआई है, उसका नाम भूल गया, तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर देता है। कैसे, तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स बना दी जाती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं प्रॉम्प्ट की एम्बेडिंग को इन डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग में। हम सर्च करते हैं किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटी स्कोर्स के बेसिस पे, ठीक है, कंपेयरिंग एम्बेडिंग्स, ठीक है। अब कंपेयर कहना चाहिए, सर्च इज़ नॉट करेक्ट, कंपेयर करते हैं प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग्स को डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग में। फाइनली हम क्या निकाल लेते हैं उसमें से, निकाल लेते हैं हमारे, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है कीबोर्ड मेरा, हाँ अरे पुराना हो गया भाई मेरा लैपटॉप। कंपेयरिंग प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग इन डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, समझ गए होंगे यार, बहुत सारा है। तुम्हारे पास प्रॉम्प्ट की एम्बेडिंग है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, सपोज 100 पेज की PDF है, उसको तुमने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। तुम्हारे पास होते हैं कोसाइन स्कोर, साइन स्कोर, ठीक है, सिमिलैरिटी स्कोर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आगे जाके करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक है भाई सिमिलैरिटी स्कोर, प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। एवरीथिंग इज थ्योरी एंड मैथमेटिक्स इन AI, वी कुड बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ इट विद ईजी कोड, ठीक है। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो रही है कि भाई प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग है, डॉक्यूमेंट में कंपेयर करा, उन एम्बेडिंग्स को सिमिलैरिटी स्कोर जनरेट करे। अब सिमिलैरिटी स्कोर कई प्रकार के हो सकते हैं, अरे यार सिमिलैरिटी स्कोर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी सिमिलैरिटी स्कोर होते हैं भाई, एक सेकंड, हमारे पास होता है कोसाइन सिमिलैरिटी, साइनोसाइडल की स्पेलिंग क्या है भाई, साइन बोलते थे हम तो बचपन में, साइनोसाइडल सिमिलैरिटी, और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। कंपेयर करके हम फाइनली क्या देते हैं, हम फिर टॉप रैंक्ड टेक्स्ट देते हैं, टॉप रैंक रिट्रीव्ड टेक्स्ट देते हैं भाई, जोन सा बेस्ट मिला, क्योंकि रैंकिंग्स देता है वो कि भाई ये सबसे ज़्यादा सिमिलर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि सपोज हर एक एम्बेडिंग के साथ मैच होएगा, फिर देखेगा कि भाई कितना % ये लोग मैच करते हैं। फिर जो टॉप रैंक तुम्हारे पैरामीटर तुम लगा सकते भाई 90% जो आपस में मैच होते हैं उन सभी टेक्स्ट को मुझे दे दो, ठीक है। तो फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट होता है। केयरफुल क्या करना है कि जो एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ और इन्फर ना कर ले। LLM should not infer something else from the PDFs, the documents, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इस पूरी फील्ड को, जो है मेरी पूरी फील्ड है, इसको एक अलग से नाम दिया गया है। अबे सेलेक्ट हो जाओ,
जिसको मैं बोलता हूँ रैग। इस पूरी फील्ड को मैं बोलता हूँ रैग। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड एंड जनरेशन। ठीक है, और इसके बारे में जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा सुना ही होगा कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट द फैक्ट इज किसी को आता ही नहीं है। कितने लोग तुम्हें रैग पढ़ाते हुए, बहुत कम लोगों को आता ही नहीं है अभी फ़िलहाल। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे कॉमन हो जाएगा, अभी तो नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ शायद अभी, हिंदी में तो खासकर। भाई हिंदी में कोई पढ़ा रहा है क्या? पढ़ा रहा होता तो मैं नहीं पढ़ा रहा होता। भाई पहले से पढ़ा रखा था तो मैं क्यों ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि भाई कोई चाहता है कि भाई ऐसे पढ़ना है तो पढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई बाद में बोलो कि भाई ये तो पढ़ा रखा था भाई क्यों पढ़ा रहा है। भाई ज़रूरत है भाई, क्योंकि लोगों ने कहा था। छोड़ो, छो। तो हाँ, इसमें हेलुसिनेशंस कैसे रिड्यूस होगी यार, तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है हेलुसिनेशन इससे कैसे रिड्यूस नहीं होगी, बताओ। भाई जिस चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं पता तो उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, गेटिंग मोर कॉन्टेक्स्ट टू दी LLM। ठीक है, तो LLM को ज़्यादा कंटेक्स्ट मिल रहा है तो भाई बेटर आउटपुट मिलेगा, बेटर फैक्चुअल एक्यूरेसी, तो लेस हेलुसिनेट करेगा, सिंपल राइट। ठीक है, तो इसी को हम रैग बोलते हैं। तो भाई मुझे तो लगता है बहुत, 1 घंटा हो गया क्या, पता नहीं कितना टाइम हो गया। ठीक है भाई, ख़त्म करना था। देखो अब ये ख़त्म हो चुका है। पहला भाई ट्रेनिंग डेटा को बढ़िया करो, प्रॉम्प्ट लिखो मस्त मस्त। पैरामीटर्स, भाई पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं, ये इंडस्ट्री में ज़्यादा पैरामीटर्स से काम होता है, प्रॉम्प्ट्स पे काम होता है। ट्रेनिंग डेटा पे तब काम होता है जब तुम आर्किटेक्चर लेवल पे जाते हो, ट्रेनिंग डेटा पे भी काम होता है। और रिट्रीवर आर्किटेक्चर तो अलग फील्ड ही है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं रिड्यूस करने के लिए हमारा हेलुसिनेशंस। ठीक है, तो बस यही है। अब हम अगले टॉपिक में शुरू करेंगे बायस। अगली वीडियो में बायस शुरू करेंगे, बायस की छोटी सी वीडियो करेंगे। इसमें सिर्फ बायस के बारे में बात करूँगा, हेलुसिनेशंस की बात नहीं करूँगा, हेलुसिनेशन की बात नहीं करूँगा। तो बस मेरे ख्याल से इतने के लिए सफिशिएंट था यार भाई, काफ़ी बड़ा। अगर ये चाहिए स्क्रीनशॉट्स इनके तो मैं दे दूँगा, किसको लिखना ना पड़े इतना सारा, या तुम खुद ही ले लिया करो यार बीच में स्क्रीनशॉट। चलो मैं दे दूँगा। ठीक है, मैं वो क्या बोलते हैं उसको यार, कैसे करते हैं यूट्यूब में, वो नीचे लिंक लगा देते हैं वो, तो मैं लिंक लगा दूंगा एक। ठीक है, उस पे से वाली इमेज लेना, जिप फाइल दे दूंगा एक, उस पे से ले लेना। अब जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर तुम्हें वो नहीं आता करना है तो भाई सीख लो क्या ही बोलूँ। ठीक है, ओके, जब तक के लिए बाय बाय। हाँ, तो एक्चुअली सॉरी मैं भूल गया था 3 चीज़ें, तो मैंने एडिट में डाल दिया इनको। मैं कहा था ना कि मैं एप्लीकेशन डेवलपर फॉरम और सीड के बारे में बताना भूल गया हूँ। सीड यहाँ पर ये ई पॉइंट था। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। थोड़ा सा फ्लो टूट गया मेरा। हाँ, तो सीड क्या होता था, तो सीड वॉज नथिंग राइट, कि जैसे सीड एक पैरामीटर है तुम्हारा फाइन ट्यूनिंग का, फाइन ट्यूनिंग कह रहा हूँ यार, GPT API की पैरामीटर्स का पार्ट है। तो जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो सीड कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी ले लो। सीड का काम क्या है, सीड का काम सिर्फ इतना है, मैंने अगर तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था, ठीक है, सपोज ये वाला एग्जाम्पल था, डिस्क्राइब दिस स्काई, अरे यार हाँ, डिस्क्राइब दिस स्काई, हेलो, हाँ, डिस्क्राइब दिस स्काई। ठीक है, और GPT ने रिस्पॉन्स ये दिया था तुम्हारा, ठीक है, डिस्क्राइब दी स्काई, और GPT ने तुम्हारा रिस्पॉन्स ये दिया था, ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट हो गया और ये तुम्हारा रिस्पॉन्स हो गया। तो GPT ने रिस्पॉन्स ये दिया था। अब सपोज मैं ये वाला प्रॉम्प्ट दोबारा रन करता हूँ, सपोज 100 बार ये वाला प्रॉम्प्ट रन करा, तो हर बारी आइडियली GPT को अलग आंसर देना चाहिए। पर अगर मैं एक सीड सेट कर देता हूँ, सीड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेम रिस्पॉन्स को रिपीट करो, तो तुम कुछ भी नंबर दे सकते हो। यहाँ मैं तो 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, तो कुछ भी नंबर दो तो वो फिक्स्ड सीड हो जाता है ये, तो हर बारी यही रिस्पॉन्स देगा वो तुम्हारा। ठीक है, रिस्पॉन्स विल नॉट चेंज। तो ये सीड का फ़ायदा है कि अगर तुम्हें रिस्पॉन्सेज को चेंज नहीं करवाना है, पहली बात हो गई। तो इसलिए सीड बहुत छोटी चीज़ थी, पर हम सेट कर देते हैं ताकि हमें अगर हम रिपीटेडली एक चीज़ को कॉल कर रहे हैं तो हमें सेम आउटपुट मिले। ठीक है, और मैं सीड करके रखता हूँ क्योंकि साला अगर किसी चीज़ पे आ रहा है ना तो मैनेजर फिर बाद में बोले नहीं कि भाई ये अब तो नहीं आ रहा है, तो सीड सेट करो। ठीक है, अपने मैनेजर के लिए सेट करो कि तुम्हें गलत ना कहे कि भाई इस समय नहीं आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ डेवलपर फॉरम, मैंने कहा था मैं एक टेबल बता दूंगा, ठीक है, जहाँ पर तुम देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ चीट शीट मास्टरिंग टेम्परेचर एंड टॉप P इन चैट GPT, ठीक है, तो एक वेबसाइट खुलती है, खुल जा सिम सिम, हाँ, तो ये वेबसाइट खुलती है, कोई रूप करके डेवलपर है,
उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक टेबल बना रखा है। ये ऊपर तो सब सेम चीज़ है जो मैंने बताई है। आप ये वाला टेबल देखिए, डिस्क्रिप्शन हटा सकते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत बेहतरीन बताई हैं उन लोगों ने, ठीक है भाई। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है। मैं डेवलपर फोरम पे आता हूँ, डेवलपर फोरम। अरे भाई ये क्या खुल जाता है, अच्छा लिस्ट देने वगैरह, ओह ग्रेट, ठीक है। तो मतलब ये वाली लिस्ट मैं लगा ही देता हूँ यहाँ। तो अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से तो तुम्हें क्या पता चलता है कि अगर तुम जब कोड जनरेशन कर रहे हो तो तुम्हें एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो तुम टेम्परेचर की वैल्यू को कम रख रहे हो और टॉप पी की वैल्यू को भी कम कर रहे हो। मतलब रुव ने ये बताया है कि अगर आप इन पैरामीटर्स को ऐसे सेट करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आपको पैरामीटर्स को सेट करना होता है। जितना मुझे चीज़ें समझ में आई, हमें पैरामीटर्स को सेट करना होता है। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं, देखो हमारा ये यूज़ केस पे भी हो गया। मैं यूज़ केस अलग से क्या, मतलब यूज़ केस में भी यही था जो मैंने यूज़ केस मैं देख रहा था। तो यूज़ केस में भी यही था, एक सेकेंड, यूज़ केस में, हाँ तो यूज़ केस में भी हमारा यही था कि टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में हमारी टेम्परेचर और टॉप की वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। डेवलपर फॉरम एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, एक ही साथ हो गया। अगर आप कोड जनरेशन करवा रहे हैं तो आपके टेम्परेचर और टॉप की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो तो क्योंकि आप चाहोगे कि हमारे अलग अलग रिस्पॉन्स आएँ, क्रिएटिव आउटपुट मिले, हमें अलग अलग टोकन्स का इस्तेमाल करें, तो आप 0.7 का इस्तेमाल करो टेम्परेचर में, 0.8 का इस्तेमाल करो ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ सके। 0.8 चैट बॉट रिस्पॉन्स के लिए 0.5 से चलता है। हमें कोड भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए टेक्स्ट, तो 0.5 वर्क्स गुड। सपोज आपको कोड कमेंट जनरेशन करवाना है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में ये क्या होता है, देखना पड़ेगा। तो फिर आप 0.3 और 0.2 ले सकते हैं। जनरेट्स कोड कमेंट्स दैट आर मोर लाइकली टू बी कॉन्साइज एंड रेलेवेंट। अच्छा ठीक है, आपने एक कोड बेस बनाया बड़ा सा, उसके अंदर आपने कमेंट्स ऐड करने हैं, तो आप जीपीटी को कह सकते हैं ऐड कमेंट्स इन दिस कोड, ठीक है। तो 0.3 0.2 आप जीपीटी से भी वाला टास्क करवा सकते हैं। फिर आता है हमारा डेटा एनालिसिस स्क्रिप्टिंग, ठीक है। डेटा एनालिसिस स्क्रिप्टिंग, तो जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट जनरेट करवा रहे होते हैं, तब हमें जैसे मैं कोई सपोज एफिशिएंटली मैं कोई डेटा एनालिसिस का टास्क कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा रिस्पॉन्स जो आए वो फैक्चुअली ट्रू हो। दैट्स वाई वी आर डूइंग डेटा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑन डेटा। सो 0.2 और 0.1 होना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर आप एक्सप्लोरेटरी कोड राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पैरामीटर्स ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम। तो एक्सप्लोरेटरी कोड राइटिंग मतलब यू आर exploring the different alternative solutions to get the output according to needs. So it should be creative, it should give good code also. So that's the thing. तो ये वाला टेबल बहुत यूज़फुल है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बाकी डेवलपर फोरम को पूरा पढ़ेंगे, मैंने इसको पढ़ा, तो इन्होंने एक प्लगइन भी बना रखा है। आप इसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। इट डिपेंड ऑन व्हाट आई एम डूइंग, बट फॉर थिंग्स लाइक जैसे आई टिपिकली गो मच लोअर, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर इन्होंने एक प्लगइन मेंशन करा था, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है, मतलब आप ये स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक्चुअली, ये रहा। हाँ तो ये एक प्लगइन है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लगइन देख सकते हैं कि ये प्लगइन हमें मदद करता है बताने में कि आप कैसे पैरामीटर्स को सेट करें, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स को कैसे। ओपन AI API एनेबलिंग क्रिएटिव जनरेशन, फाइन ट्यूनिंग एंड दिस विद सीमलेस एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने देखी नहीं है एक्चुअली, मेरे पास टाइम नहीं था इतना। बाकी यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप ये डेवलपर फॉरम में पढ़ सकते हैं, 37 कमेंट ही हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है, आराम से। कुछ ऐड करना चाहते हैं आप अपने लिए ऐड कर सकते हैं, सवाल पूछना चाहें तो ये रिप्लाई कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी कूल लग रहे हैं, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, भूल गया था मैं, कल से बायस शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, और बायस के बाद फिर बेंचमार्क्स आ जाएंगे, बेंचमार्क्स की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।